नाज़रीन आदाब, मैं अजीज वर्दी हाजिर खिदमत हूँ। मुझे आज गुफ्तगू करनी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव नतीजों पर। समझना होगा कि आखिर ये चुनाव नतीजे क्या कहते हैं। ये भी समझना होगा कि 2024 में यानी अब से तकरीबन 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के होने वाले इंतखाबात का नतीजा क्या हो सकता है। मैं सिर्फ इसे कांग्रेस की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत की तरह नहीं देख रहा हूं। मैं मुख्तलिफ जावियों से इस नतीजे का तज्जिया करना चाहता हूं, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। तो क्या ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनता का जो मैंडेट है वो महंगाई के समर्थन में है, वो बेरोजगारी के समर्थन में है, वो अडानी और अडानी के बढ़ते हुए साम्राज्य के समर्थन में है। उसे केवल नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं कहा जा सकता, केवल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं कहा जा सकता। ये मुद्दे जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूं ये जनता के मुद्दे हैं। महंगाई से हर आम आदमी मुतासिर होता है, इफेक्टेड होता है। बेरोजगारी आज एक बड़ा मसला बनी हुई है। मैं सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं कर रहा, हम उससे बाहर निकल आए हैं, तब भी हालात कितने बदले हैं। ये मोहर है कि बेरोजगारी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस सरकार में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो सरकार हमें पसंद है। अगर ये बार बार कहा जा रहा है कि अडानी का साम्राज्य बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की मिल्कियत का एक बड़ा हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता अडानी के पास जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंडेट है उस बात पर। मान लेना चाहिए कि अगर इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। मिजोरम छोटा राज्य है, मैं इन 4 राज्यों की बात जिनकी आज नतीजे सामने आए हैं उन पर गुफ्तगू कर रहा हूं। बेशक के कुछ स्थानीय मुद्दों पर भी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे सामने रखने में झिझक रही थी। शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद नरेंद्र तोमर का चेहरा सामने रखा गया और भी केंद्र से मंत्रियों को, सांसदों को, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है, जिसे कमोबेश शिवराज सिंह चौहान का रिप्लेसमेंट नेमुल बदल यानी मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री सोचा जा सकता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर। अभी मैं इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, यह विषय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसलिए भी सामने होना चाहिए था कि पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बगावत करके देने में उनका बहुत बड़ा रोल था। विजयराजे सिंधिया राजस्थान में इब्तदाई दौर में मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं थी, बल्कि विधानसभा चुनावों में लीडिंग रोल भी प्ले नहीं कर रही थी। आखिर के वक्त में यानी पोलिंग से सिर्फ 1-2 दिन पहले विजयराजे सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की हिमायत और कांग्रेस की मुखालफत में बयान दिया। मैं क्यों इन चेहरों का जिक्र कर रहा हूं? दरअसल इनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। मुख्यमंत्री इनमें से किसी को भी बनाए, कमल का निशान और नरेंद्र मोदी का चेहरा तमाम वोटर्स के सामने था इन राज्यों में। तो जाहिर है कि केंद्र की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी के फैसलों पर यह मैंडेट है। अगर इसे सत्ता का सेमीफाइनल 2024 के इलेक्शन के पहले का एक
बड़ा इलेक्शन मानते हैं। 4 में से 3 रियासतें, राज्य हिंदी बेल्ट में आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। बेशक उत्तर प्रदेश का नाम इसमें और जुड़ जाए तो ये एक बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र है ये राज्य मिलकर। उत्तर प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी नरेंद्र मोदी का था। ये बात की बात है कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को पसंद किया गया। मतलब भारत में आज की डेट में अधिकांश चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, चाहे किसी भी राज्य में लड़ रही है, उनमें नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है। ईवीएम की बात बहुत हो चुकी, करना तो होगी, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि इलेक्शन के दौरान जब प्रचार चल रहा था तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कहीं कांटे की लड़ाई थी, तो कहीं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस आसानी से यहां बहुमत में आएगी और सरकार बना लेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनती साफ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, मैं अभी एग्जिट पोल की भी बात करूंगा, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था और जनता का रुझान सीधे सीधे आंखों से दिखाई दे रहा था, तब कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी। ऐसा साफ लगता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। बल्कि प्रियंका गांधी ने, दिग्विजय सिंह ने, कमलनाथ ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि स्पष्ट बहुमत दीजिएगा, इतना बहुमत दीजिएगा कि कोई आपकी चुनी हुई सरकार को गिरा न सके, आपके चुने हुए विधायकों को चुरा ना सके। मतलब उन्हें उम्मीद थी अपनी जीत की, लेकिन वो इतना स्पष्ट बहुमत चाहते थे कि पहले की तरह फिर कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों को लेकर पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में न जाए। राजस्थान के अंदर अगर कोई प्लस पॉइंट था भारतीय जनता पार्टी के पास, तो सिर्फ इतना था कि राजस्थान के वोटर्स का मिजाज 5 साल में सरकार बदल देने का होता है। ये इतिहास रहा है। जरूरी नहीं था कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो, इतिहास को दोहराया जाए। अशोक गहलोत की सरकार से ऐसी बड़ी शिकायतें भी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर कुछ उदासीनता जरूर थी। अगर कुछ था तो अंदरूनी मामला सरकार बनने के 2018 के बाद से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में था। अब एक मिनट के लिए एग्जिट पोल की बात करेंगे। एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखाई थी। ये एग्जिट पोल क्या होता है, कहां से क्या क्या प्रोसेस है? पोलिंग के बाद डिफरेंट एजेंसीज, टेलीविजन चैनल्स अपने रिपोर्टिंग टीम के जरिए, अपने सर्वेयर के जरिए वोट देने वालों से चुनिंदा जगहों पर एक सैंपल सर्वे करते हैं, जो लगभग पूरे प्रदेश में होता है। भले ही उनका ये सैंपल सर्वे 100 में से 5 लोगों पे आधारित हो, पर ये वोट देने वाले, पोलिंग में हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं। अगर उनका ये सर्वेक्षण का नतीजा था कि कांटे की टक्कर, तो शुरू में 11-12 बजे तक जो कांटे की टक्कर दिखती थी, जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता गया, ये बढ़त भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती रही। मतलब एग्जिट पोल भी इसके अंदर नाकाम साबित हुए।
जनता की भीड़ नाकाम साबित हुई, जनता का उस वक्त का रुझान नाकाम साबित हुआ जो इलेक्शन का दौर था, एग्जिट पोल नाकाम हुआ। ये पहली बार नहीं है। बिहार में भी तेजस्वी यादव को सुनने के लिए, देखने के लिए जितनी भीड़ उमड़ रही थी, साफ लगता था कि आरजेडी को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। भले ही नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने पर सरकार बनाने का मौका मिला हो, लेकिन उस वक्त का जो रुझान था वो साफ दिखाई देता था कि जनता तेजस्वी यादव के साथ है। अब ईवीएम के सवाल पर जब भी बात की जाती है, एक दो राज्य ऐसे जरूर मिल जाते हैं जिनका एग्जाम्पल देकर, जिनका उदाहरण देकर ये कहा जाता है कि अच्छा, अगर हिमाचल में कांग्रेस जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, अगर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो ईवीएम गलत है। क्या सही है, क्या गलत है, इस सवाल को सोचने के लिए मैं आपके सुपुर्द करता हूं। लेकिन ये जिद क्यों है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा? अगर जनता का स्पष्ट मैंडेट, साफ बहुमत किसी पार्टी विशेष को मिलता है तो फिर माध्यम चुनाव का बदलने में इतनी झिझक क्यों है? क्यों इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनकर बार बार ईवीएम के जरिए ही चुनाव कराने की बात करता है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब समय नहीं है पार्लियामेंट के चुनाव के लिए, और अगर ये सत्ता का सेमीफाइनल था तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि पब्लिक का रुझान आपको क्या दिखाई दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। एग्जिट पोल क्या नतीजों का अंदाजा आपके सामने रख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट जिसके हक में आएगा वो जीत जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी और हर सवाल खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस की कमियों पर बात नहीं करना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के वजह पर बात नहीं करना चाहता। मैं इन सभी विषयों पर बात करना चाहता हूं, बल्कि सीधे सीधे राहुल गांधी जी से, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से ये कहना चाहता हूं कि अब उन्हें अपने चुनाव लड़ने के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा। मैं मानता हूं कि उनके पास बड़े नेता मौजूद हैं जिनके पास एक लंबा तजुर्बा है, बड़ा लंबा राजनीतिक तजुर्बा है। अशोक गहलोत को कांग्रेस चाहती थी एक समय में कि वो कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बने। संभावना थी कि वो कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आ सकते थे। अहमद पटेल की जगह कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के प्रमुख सलाहकार केवल सलाहकार नहीं, मैंने अहमद पटेल के दौर को अपनी आंखों से देखा है। तकरीबन हर फैसला जो जनता तक पहुंचता था, कांग्रेस तक पहुंचता था, उस वक्त कांग्रेस की सरकारों तक पहुंचता था, वो फैसला अहमद पटेल का होता था। बेशक बंद कमरे में सोनिया गांधी उनके साथ विचार विमर्श के बाद में तय करती हों। ये स्थिति भी अशोक गहलोत को मंजूर नहीं थी। वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। आज भले ही राजस्थान में कांग्रेस की कुछ सरकार को कुर्बान करना पड़ा, लेकिन अशोक गहलोत ये मौका सचिन पायलट को नहीं देना चाहते थे। छवि की बात करें या युवा नेता की बात करें तो एक वरिष्ठ के तौर पर एक और बड़ा कद अशोक गहलोत के पास केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता, और राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद का चेहरा होते, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार चलाया होता, तो शायद युवा वर्ग को और ज्यादा जुड़ने का मौका मिलता। आज कांग्रेस के अंदर जो युवा चेहरे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में, पब्लिक के बीच में ले जाने में इनका
सीधा सीधा रोल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को किसी भी कारण से छोड़ा हो, लेकिन समझना यह भी होगा कि मध्य प्रदेश में जो वरिष्ठ नेता थे उनकी मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के नजदीक होने के बावजूद भी उनकी जगह नहीं ले सकते थे। कांग्रेस की सरकार बनती तो ऐसा नहीं है कि उन बड़े चेहरों को प्रभावशाली रूप में नहीं रखा जाता। सोचना होगा, राहुल गांधी ने जब कमान संभाली तो युवा वर्ग को अपने साथ रखा। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, उसमें सचिन पायलट भी थे, उसमें कुंवर जतिन प्रसाद भी थे, राजीव शुक्ला भी थे। आज इनमें से जतिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस के साथ नहीं है। सचिन पायलट और राजीव शुक्ला आज भी है। प्रवक्ताओं में अगर बात करें तो उसमें अभी तक जयराम रमेश ही सामने आते हैं। ये केवल प्रवक्ता नहीं है। मैं कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को बहुत नजदीक रहकर समझता रहा हूं। न केवल ये कि मैं यूपीए की दोनों सरकारों में सलाहकार रहा भारत सरकार में, बल्कि कांग्रेस के पार्टी के अंदरूनी तौर तरीकों को भी बहुत हद तक समझता रहा। आज कांग्रेस को अगर कहीं नुकसान है तो उस नुकसान की बुनियाद अहमद पटेल के काम करने का तरीका भी था। आज फिर थिंक टैंक की शक्ल में, जहां पहले एक नाम हमारे पास अहमद पटेल का, कांग्रेस की, हमारे पास से मेरा मतलब है कांग्रेस के पास अहमद पटेल का होता था, आज वहां थिंक टैंक में जयराम रमेश का नाम सामने आता है। कुछ हद तक दिग्विजय सिंह को कह सकते हैं, जिन्होंने राहुल गांधी जी की पद यात्रा को प्लान करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सामने जो चेहरा लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आया वो जयराम रमेश हैं। बल्कि ये विंडो समझा जाता है कि जयराम रमेश राहुल गांधी तक पहुंचने का एक रास्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर ये देखा गया कि लगातार जो टच में रहते हैं, मंच पे दिग्विजय हों और दूसरे लोग हों, लेकिन मंच पे सबसे ज्यादा राहुल गांधी के नजदीक और कब क्या रुख इख्तियार करना है ये जयराम रमेश तय करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। और उस वक्त भी जब अहमद पटेल थिंक टैंक थे के प्रमुख थे, उस वक्त भी जयराम रमेश थिंक टैंक का हिस्सा थे। अक्सर कांग्रेस के थिंक टैंक ऑफिस में, जहां मैं भी बैठा करता था, भले ही कुछ विषयों पर मुझसे गंभीर चर्चा होती हो और इनसे हर दिन होती हो, लेकिन वो उस दौरान के अंदर मोतीलाल वोरा भी वहां पर होते थे। जनार्दन द्विवेदी बीच से हट गए, ऑस्कर फर्नांडिस भी पुरानी कहानी रहे, अंबिका सोनी, ये सब तो उस वक्त ही हाशिए पर चले गए थे जब अहमद पटेल का दौर था। उनके बाद गुलाम नबी आजाद भी चले गए। एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ जोड़े नहीं रख पा रही है। पंजाब खो दिया कांग्रेस ने, अमरिंदर सिंह वहां पर मुख्यमंत्री थे, कहीं उनको वो सम्मान नहीं मिला, या फिर वो कांग्रेस के नीतियों को ईमानदारी से फॉलो नहीं करते रहे। असम की सरकार गई। मैं वरिष्ठों की, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की तारीफ भी करूंगा। आज खड़गे साउथ का वो चेहरा है जिन्होंने कर्नाटक की सरकार कांग्रेस को बनवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और साउथ में अगर दूसरी रियासत मिली है तो इसके अंदर भी खड़गे जी के अध्यक्ष होने का एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि साउथ के अंदर ये देखते हैं कि हमारा कौन है वहां पर। तो तेलंगाना उनको मिला। यहां भारतीय जनता पार्टी की एक मिसाल मैं सामने देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, ये बहुत बड़े नाम थे। अटल बिहारी वाजपेयी
प्रधानमंत्री रहे, फिर वो दुनिया में नहीं रहे। सुषमा स्वराज को मैं निकट से जानता था, अच्छी तरह जानता था, वो भी दुनिया में नहीं रही। लेकिन जिस वक्त सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्रालय में थी, तब भी शायद उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा था जितना महत्व के उनके बारे में सोचा जाता था। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सीधे सीधे 75 ईयर्स से एज क्रॉस कर दिए जाने के बाद मार्गदर्शक मंडल में, सलाहकार समिति में रख दिया गया। क्या कांग्रेस ऐसा साहस कर सकती है कि अपने उन वरिष्ठ, मैं साइड लाइन करने की बात नहीं कर रहा हूं, हाशिए पे डालने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां एक अंतर हो कि कांग्रेस अपना जो सलाहकार मंडल बनाए, सलाहकार समिति बनाए, वो वाकई इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, लेकिन युवाओं को मौका देना तो होगा ही, और इन्हीं 2-3 महीने के अंदर देना होगा। बड़ा फेरबदल करना होगा। कुछ राज्यों की कमान सीधे सीधे युवा नेताओं को देनी होगी। ईवीएम का चाहे जितना रोल हो, भले आप इलेक्शन कमीशन पर जवाब डालें, सारी पार्टियां मिलकर, इंडिया अलायंस की पार्टियां मिलकर के अगर ईवीएम हमारे भले में काम कर रहा है, जिन रियासतों में हम जीते हैं उन रियासतों में ईवीएम ने हमारे भले में काम किया, फिर भी हम जनता का फैसला सीधे सीधे ईमानदारी से बैलेट पेपर पर देखना चाहते हैं। ऐसे कई बड़े कंट्री हैं, उनमें अमेरिका का नाम भी शामिल है, जहां बैलेट पेपर का चलन मौजूद है, जिसे अपना आइडियल माना जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ ईवीएम पर ही कंसंट्रेट करें, सिर्फ ईवीएम पर ही बात करें। पार्टी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पर बात ना करे। पार्टी ये ना देखे कि क्या कारण थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस अति उत्साह में चली गई। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जनसभाओं में अपार भीड़ देखकर उन्हें ये अंदाजा हुआ कि हम चुनाव आसानी से जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर तैयारी भी करती रही और ये भ्रम भी फैलवाती रही कि कांग्रेस के बड़े नेता भी संतुष्ट हो जाएं कि वो चुनाव दिख रहे हैं। मैंने देखा था उस भीड़ को जो कांग्रेस के टिकट पाने के लिए उतावली थी, चाहे राजस्थान का मामला हो या मध्य प्रदेश का मामला हो, मतलब साफ उन्हें कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही थी। तो क्या फिर ये वही कारण रहा कि कांग्रेस जब जब सत्ता के निकट अपने आप को देखती है तो उसका जो नेतृत्व है वो मेहनत करने के बजाय, और ज्यादा मेहनत करने के बजाय, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेहनत सबने की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर निष्कर्ष विपरीत रहा, मेहनत का फल उस रूप में सामने नहीं आया, तो मेहनत की दिशा क्या थी, इस पर विचार तो करना ही पड़ेगा। इन 4 रियासतों के नतीजे, जिनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी को चली गई, केवल 3 रियासतों की बात नहीं है, ये लोकतंत्र के भविष्य की बात है। इंडिया अलायंस, मैं पार्टी मेंबर नहीं हूं, किसी भी पार्टी के साथ मेरा समर्थन या विरोध नहीं है। इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं वो सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलने वाली पार्टियां समझी जाती हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाली पार्टियां समझी जाती हैं। तो क्या सेकुलरिज्म से विश्वास उठ रहा है? क्या कम्युनलिज्म की जीत तय मानी जा रही है? भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अस्पतालों में ये इलाज करना मुश्किल हो जाए, इतनी महंगाई हो, फिर भी वही पार्टी, वही सरकार इसलिए पसंद है क्योंकि धर्म की बात करने वाली वो पार्टी है। आज चुनाव विश्लेषण के दौरान मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, जिसकी एंकर ने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी जी ने राजस्थान ने कहा कि मैं राम मंदिर के दर्शन का न्योता लेकर आया हूं। मुझे तो हर घर के अंदर एक राम मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर के लिए पूजा के फूल हों, प्रसाद लाने के लिए हमारा नौजवान जो शाम को घर लौटता है, उसके पास जरूरत के सामान के अलावा पूजा की सामग्री भी हो। पूरे हिंदुस्तान में केवल एक राम मंदिर ही काफी नहीं है।
बहरहाल ये मत हो सकता है, ये सोच हो सकती है उस एंकर की या नरेंद्र मोदी जी के भाषण में। ये एक मुख्य मुद्दा हो सकता है कि उन्होंने अपने सारी बातों में सबसे ऊपर राम मंदिर को रखा। इसका एक नतीजा भी मैं देख रहा हूं। इस हिंदू राजनीति के, इस हिंदुत्व की राजनीति का प्रभाव कांग्रेस पे पड़ते हुए देख रहा हूं। मैं शिलान्यास और ताला खोलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 6 दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी और नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज की कांग्रेस में जिसके मुखिया बहुत हद तक राहुल गांधी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हेगड़े जी हैं, खड़गे जी हैं, मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का दावा करने के बावजूद भी पहली पंक्ति के मुस्लिम लीडर्स के चेहरों को चुनाव सभाओं से दूर रखा जाता है। कितने विधानसभा क्षेत्रों में, कितने राज्यों में सलमान खुर्शीद को बुलाया गया मंच पर, कितनी चुनाव सभाओं में के रहमान साहब को, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उनको बुलाया गया। चेहरे और भी हो सकते हैं जिनको कांग्रेस मंच पर रख सकती थी। शायद एक भय पैदा हो गया है, एक डर पैदा हो गया है कि कांग्रेस या कोई भी सेकुलर पार्टी अगर मंच पर किसी मुस्लिम चेहरे को रखती है तो हिंदू नाराज हो जाएगा, हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां साफ तौर पर कोई बड़ा मुसलमान चेहरा मंच पर नहीं था, फिर क्या वजह रही कि हिंदू ने हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया? सोचना होगा इन बातों को। अगर सेकुलर हैं तो सेकुलरिज्म का दामन न छोड़ें। कौन साथ है, किसके मंच पे बैठने का फायदा होगा या नुकसान होगा, अपने संविधान के बारे में सोचें, अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में सोचें, या जिन बुनियादों पर सेकुलरिज्म या इंडिया अलायंस बना है उसके बारे में सोचें। संदेश के साथ जो जनता के लिए भी है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।